प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देखा था कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं नाउन के, जिसमें कई सारे रूल्स को हम लोगों ने कवर कर लिया था। एंड टुडे वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स दिस रूल। अब ये रूल क्या है, कैसा है, इसको भी समझ लेते हैं। थोड़ा सा क्लास को फास्ट करेंगे, यानी कि जल्दी जल्दी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हमने प्रीवियस सेशन में कुछ देखे थे कि कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिनका हम सिंगुलर ही नहीं बना सकते। फिर देखा था कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिनका हम प्लूरल ही नहीं बना सकते। और यहां पे हमारे सामने कुछ ऐसी नाउन लिखी हुई हैं। सर्टेन नाउन्स आर यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। ये वो नाउन होती हैं जो हमेशा सिंगुलर में भी ऐसे ही रहेंगी और प्लूरल में भी ऐसे ही रहेंगी। यानी इनमें ना ही यस लगा करके प्लूरल बनाना है और ना ही ऐसा सोचना है कि भाई इसमें आर नहीं लग सकता या इसका एस हटा दिया जाए तो सिंगुलर बन जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। जैसे समझने का प्रयास करिएगा। जैसे कई बारी क्या होता है, अच्छा आपने तो देखा होगा कि भाई फिश जो वर्ड है, फिश हम किसके लिए यूज करते हैं? एक मछली के लिए। और कई बारी अगर हमसे कहा जाए कि मैंने कई सारी मछलियां खाई तो हम क्या कह देंगे? फिशेस कह देते हैं। बट ये इनकरेक्ट होगा। अब ऐसे ही ये डियर है, ये सीप है, ये सीरीज है, स्पीसीज है, फिश है, क्रू है, टीम है। अच्छा टीम तो आपको पता है कि काउंटेबल नाउन है, वो तो सिंगुलर प्लूरल ऐसे ही रहेगी। ज्यूरी भी बताया गया है, काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर प्लूरल ऐसे ही रहेगी। एयरक्राफ्ट काउंसिल, अब यहां पे जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो डियर से हो सकता है, सीप से हो सकता है, सीरीज से हो सकता है, फिश से हो सकता है। कई बारी स्पीसीज आ जाता है, नहीं भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये इंपॉर्टेंट नाउन्स हैं। इनके साथ क्या होता है कि ये हमेशा सिंगुलर में भी ऐसे रहेंगी, प्लूरल में भी ऐसे रहेंगी। आप चाहो तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगा दो, चाहो तो इनके साथ प्लूरल वर्ब लगा दो, इट डजंट मैटर। बस इतना ध्यान में एग्जाम में रखना है कि इनमें यस ना लगा होना चाहिए बस। अगर कहीं पे डियर में एस लग गया, डियर्स हो गया। सीप में यस लगकर सीप्स हो गया। सीरीज का यस हटा करके सिंगुलर बन गया तो सारे के सारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। चाहे आपने एक मछली खाई, चाहे आपने दो मछली खाई, हमेशा आपको क्या यूज करना है? फिश ही यूज करना है, फिशेज नहीं लिखना है। सपोज दैट हमें कहना है सीप्स आर ग्रेजिंग। छोटा सा सेंटेंस हमने लिख दिया, सीप्स आर ग्रेजिंग। अब इस सेंटेंस की बात करें कि यहां पे क्या इस सेंटेंस सही है या इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है। वाई? बिकॉज यहां पर इसने क्या कर दिया? सीप्स। सीप अकेले ही प्लूरल में काफी है, इनफ है, इसको एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें जब इसको करेक्ट करना होगा तो हम कैसे लिख सकते हैं? लिख देंगे सीप आर ग्रेजिंग, प्लूरल में भी वैसे। और सिंगुलर बनाना है तो हम क्या लिख देंगे? सीप इज ग्रेजिंग। हुआ क्या? यहां पे आर आया तो इससे पता चल गया कि कई सारी शीप हैं। और यहां पे जब व्हेन वी यूज इज, इट मींस केवल एक ही शीप है। तो यहां पे वर्ब बताएगी कि ये एक सिंगुलर नंबर में है या प्लूरल नंबर में है। इनमें यस या ईएस लगाने की गलती नहीं करनी। तो आप इन नाउन्स को नोट में जरूर रखिएगा कि ये हमेशा सिंगुलर में भी वैसे रहेंगी, प्लूरल में भी वैसे रहेंगी। चाहो तो ये एग्जाम्पल ऐसे नोट कर सकते हो, पहले सीप्स आर ग्रेजिंग लिख करके इसको इनकरेक्ट बना लो इसके आगे, और उसके बाद फिर आप इसको करेक्ट कर लोगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जैसे अ सीप इज ग्रेजिंग, टू सीप आर ग्रेजिंग। दो है फिर भी सीप लिखा गया, एक है फिर भी क्या लिखा गया? सीप लिखा गया। अच्छा ये नाउन याद करनी पड़ेगी। अब इसको चाहे आप 2 बारी पढ़ लो या 3 बारी पढ़ लो। सीप्स, डियर्स, सीप, डियर, सीरीज, स्पीसीज, फिश, क्रू, ये सारी की सारी ऐसी नाउन है जो कि हमेशा सिंगुलर में भी ऐसे ही रहेंगी, प्लूरल में भी ऐसे ही रहेंगी। नहीं दिख रहा? अच्छा आपने लिखा नहीं, मुझे लगा दिख नहीं रहा, सॉरी। जल्दी से नोट कर लीजिए तब तक मैं। सर नोट्स अभी तक नहीं मिले भाई। इसको नोट्स नहीं मिला है ना, एक बारी आप कॉल कर लीजिएगा।
जो पीडीएफ वगैरह था, एक बार आप यहाँ पे निकलते वक्त एक बार बात कर लीजिएगा, और ऑनलाइन बच्चे कॉल कर लीजिएगा भाई। सर आप अभी तक कहाँ थे? अभी तक मैं अपने रूम पर था, अभी रूम से यहाँ चला आ रहा हूँ। लिख लिए? पूरा ना लिखो ना, सिर्फ इतना लिखो जैसे मैंने कहा। अगर आप हिंदी में लिख रहे हो या नोट बना रहे हो तो सिर्फ इतना लिख लो बस। डियर, सीप, सीरीज, स्पीसीज, सॉरी फिश, टीम ज्यूरी का बताया ही गया है बस। डियर, सीप, सीरीज, स्पीसीज, फिश, ऑलवेज इन सिंगुलर एंड प्लूरल, डोंट यूज यस आर ईएस। इनके साथ यस या ईएस नहीं लगाना, हमेशा ये सिंगुलर में भी ऐसे रहेंगी और प्लूरल में भी ऐसे रहेंगी बस। अच्छा फिशेज वाला, हाँ वेरी गुड। ये होता है ना बाज की नजर। आओ समझते हैं। यहां पे फिशेज तो लिखा हुआ है, फिर आप सबके भी मन में प्रश्न आना चाहिए था कि भाई यहां पे आपने तो कहा कि फिश नहीं लिख सकते, फिर यहां पे फिशेज कैसे लिख दिया? तो इसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक ये है, ध्यान दीजिएगा, मेरे भी माइंड से निकल गया था और अच्छा आपने कर दिया। फिश और फिशेज, फिशेज यूज होता है, ईएस लगता है, बट देयर इज अ लॉजिक। कब यूज होता है? इंस्टीट्यूट वाला तो कभी, चलो क्या बोलते हैं, जब कभी मछलियों के स्पीसीज होते हैं, स्पीसीज मतलब प्रजातियां होती हैं। आपने देखा होगा कि अलग अलग प्रकार की मछलियां होती हैं। जैसे कि अब किसी भी मछली का अगर आपने, मुझे तो नहीं पता किसी भी मछली का नाम, किसी को आइडिया कोई मछली का नाम? क्या? सैल्मन। मान के चलो कि हमने ये एक ही प्रकार की कई सारी मछलियां इकट्ठा कर ली, या हमने कई सारी मछलियां मार्केट से खरीद कर ला ली एक ही प्रकार की, सैल्मन की, मतलब सारी सारी मछलियां जो थी वो सैल्मन की ही मैंने ला ली। तो कितनी भी होगी एक प्रकार की मछली, वो हमेशा क्या होगी? फिश होगी। बट अगर हमें दिखाना है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिश, यानी मछलियां हैं बट वो एक ही प्रकार की नहीं है, अलग अलग स्पीसीज की है वो, और अलग 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 स्पीसीज की होगी, तो हम किसका यूज करेंगे? फिशेज का यूज करेंगे। समझ में आया? मैं एक बारी ना यहाँ पे, तो अभी मुझे इस डिजिटल बोर्ड के बारे में कुछ ज्यादा नहीं है, नहीं तो मैं यहीं पे दिखाता आपको। मैं दिखाता हूं आपको, क्या पता दिख जाए फोन से। अभी जैसे आप देखेंगे यहां पे दिख रहा है ना, दिख तो रहा होगा। यहां पे ये एक मछली है आपकी, ये अलग है, ये अलग है, ये आपकी वेवर फिश है, ये सी बास है, ये भी सी बास है, एक प्रकार की हो गई। और यहाँ पे ट्यूना है, तो ये अलग अलग प्रकार की मछलियां हो गई हमारी। और ये अलग अलग प्रकार की मछलियां दिखाऊंगा मैं, तो मैं इनको बोलूंगा फिशेज। लेकिन अगर एक ही प्रकार की मछली हमारे पास होती, यानी कि सिर्फ एक ही प्रकार की मछली होती, अब जैसे कि यही मछली दो है लेकिन सेम प्रकार की है, और बीइंग सेम काइंड हम दो है फिर भी क्या बोलेंगे? फिश बोलेंगे। समझ में आ गया कि अगर एक ही प्रकार की है तो फिश चाहे जितनी हो, और अगर एक से अधिक प्रकार की है तो फिर भाई हमें क्या यूज करना पड़ेगा? फिशेस का यूज कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा बहुत सारी फिशेस का नाम आपने बता दिया, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ जी, सिंगुलर प्लूरल दोनों है, सीरीज ही यूज करेगा हम लोग। अगर हमें सिंगुलर बतानी है तो हम सिंगुलर वर्ब लगा देंगे, और प्लूरल बतानी है तो प्लूरल वर्ब लगा देंगे, बस खत्म बात। क्लियर? चलिए नेक्स्ट रूल कह रहा है, हाइफनेटेड नाउन्स आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू आर मोर वर्ड्स टू क्रिएट अ न्यू नाउन विद अ स्पेसिफिक मीनिंग। दीज नाउन्स कैन बी रिटन विद हाइफन एंड दीज नाउन्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। ये क्या होता है? ये ऐसा कुछ होता है जब कभी भी हम कोई भी ऐसी नाउन फॉर्म करते हैं जिसमें दो या दो से अधिक वर्ड्स होते हैं, और उन वर्ड्स के बीच में क्या लग जाता है? हाइफन लग जाता है। हाइफन का मतलब तो समझते हो ना? अरे वो दिख तो रहा है, ये हाइफन लग जाता है। तो जब कभी भी आप ऐसी नाउन फॉर्म करते हो तो ये नाउन हमेशा आपकी कैसे रहती हैं? सिंगुलर में रहती हैं। जैसे अगर मुझे ऐसे लिखना है, ऐसे सिर्फ ऐसे लिख दूंगा मैं, 10 ईयर्स लिखूंगा, वाई बताओ मैंने ईयर की स्पेलिंग गलत लिख दी। मैंने लिखना है अगर 10 साल, तो मैं कैसे लिखूंगा? 10
ईयर्स लिखूंगा। क्यों? क्योंकि भाई यहां पे 10 है, प्लूरल नंबर है, और प्लूरल नंबर होने की वजह से नाउन किस में जानी चाहिए? प्लूरल में। बट अगर मैं बीच में हाइफन लगा दूंगा, मैंने लिख दिया हाइफन, अब अगर मैं ईयर्स लिख दूंगा ना, अभी ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। वाई? बिकॉज देयर इज हाइफन, और अगर हमारे किसी भी नाउन के बीच में हाइफन रहता है तो वो नाउन हमेशा कैसी होनी चाहिए? हमेशा सिंगुलर ही होनी चाहिए। यही रूल है, बस इतना ही जानना है। अगर नाउन के बीच में हाइफन लगा है तो वो नाउन हमेशा क्या रहेगी? सिंगुलर रहेगी। बस इसमें और कुछ भी नहीं है, कोई लॉजिक साइंस कुछ नहीं है। सी फोकसेस ऑन हर वेल बीइंग, दे लिव इन अ 5 स्टार। वैसे तो 5 प्लूरल बना रहा है स्टार को, क्योंकि 5 स्टार हो रहे हैं, और 5 हो रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि भाई ये कई सारे हो गए, और कई सारे होने की वजह से इसमें तो स्टार्स होना चाहिए था, लेकिन बीच में क्या लगा है? हाइफन। और अगर आपके नाउन के साथ में हाइफन आया है तो वो नाउन हमेशा सिंगुलर रहेगी, चाहे कितनी भी हो। इट डजंट मैटर। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए कि मिंकिंग वांटेड अ सन किस्ड, तो यहां पे तो आपका वैसे भी भाई सिंगुलर ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को प्रॉब्लम यही होती है जहां पे नंबर दे देता है, जैसे 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड, तो वैसे तो अगर हाइफन नहीं लगा रहेगा तो हम बोलेंगे 10 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड, लेकिन अगर हाइफन लगा है तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड। अभी हम लोग, जैसे हमें 10 रुपीज, अगर हाइफन नहीं लगाया हमने तो हम बोलेंगे 10 रुपीज, 5 रुपीज, लेकिन अगर बीच में हाइफन लगा दूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? 10 रुपी, 5 रुपी। अभी एस नहीं लगाऊंगा। क्लियर है? चलिए, हाँ जी। आप चाहे जैसे, आपको अगर हाइफन लगा के यूज करना है, लिखोगे तभी यूज कर पाओगे। तो जब कभी आप लिख रहे हो, राइट मतलब रिटन फॉर्म में यूज कर रहे हो, तब आप हाइफन लगा के यूज करो, बट प्लूरल मत बनाओ। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो बस वैसे ही यूज करूंगा, तो आप प्लूरल बना दो। बस कोई ऐसा रूल नहीं है कि किस सिचुएशन में इसे यूज करना है। नेक्स्ट में आपको यहां पे सिर्फ कुछ वर्ड्स ये याद रखने वाली चीजें हैं यार, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता आपको। देखो, कई बारी हम लोग बोल देते हैं कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर, बट इंग्लिश में कजिन ब्रदर बोलना, कजिन सिस्टर बोलना गलत होता है। इसलिए याद रखना कि कजिन ही बोला जाएगा। अगर मैंने बोला ही इज माई कजिन, इसका मतलब है कि वो मेरा भाई है, चचेरा। बट अगर मैंने बोल दिया सी इज माई कजिन, इसका मतलब है कि कजिन सिस्टर है। तो प्रोनाउन डिसाइड करेगा कि वो सिस्टर है या ब्रदर है। हम कजिन वर्ड के साथ में ना ब्रदर का यूज करेंगे ना ही सिस्टर का यूज करेंगे। तो अगर हम कभी कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर कहते हैं तो वो गलत होता है। आपका सही क्या होता है? कजिन। ऐसे ही अगर आप मुझे बताओगे तो मुझे क्या बोलोगे? इंग्लिश टीचर बोल दोगे? कभी मत बोलना, इंग्लिश टीचर बोलना गलत होता है। ठीक है, इंग्लिश टीचर बोलना गलत होता है। और गलत क्यों होता है? इंग्लिश टीचर का मतलब हो जाएगा अंग्रेज अध्यापक, यानी जो अंग्रेज है, इंग्लिश मतलब ब्रिटेन में जो रह रहा है वो है इंग्लिश टीचर। और मुझे बोल, अगर आप किसी और को भी जो इंग्लिश पढ़ाता है उसे बोलना है तो बोलेंगे द टीचर ऑफ इंग्लिश, द टीचर ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश टीचर नहीं बोल सकते हम। ऐसे ही हम लोग पिक पॉकेटर बोलते हैं, इसको सिर्फ पिक पॉकेट बोला जाता है। ऐसे ही हम लोग गुड, अच्छा कई बारी कहते हैं व्हाट्स योर गुड नेम। ऐसे एक बारी इंटरव्यू में पूछा गया कि, इंटरव्यू में पूछा क्या गया कि मैं ही जहां प्रीवियस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था वहां पे इंटरव्यू ट्रेनिंग करवानी थी, तो मेरे साथ और एक बैठे थे सर, तो उन्होंने सबसे पहले उससे पूछ लिया कैंडिडेट से कि व्हाट्स योर गुड नेम। मैं अब क्या बताता, मैं उनसे मतलब कह भी नहीं सकता था। बाद में बोला सर गुड नेम बोलना ही गलत है भाई, नाम तो सबका अच्छा ही है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि व्हाट्स योर गुड नेम। हमें कभी भी गुड नेम नहीं बोलना चाहिए। लोग स्पीकिंग में बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं, तो गुड नेम बोलोगे गलत हो जाएगा। आपको हमेशा क्या यूज करना है? नेम ही यूज करना है। ही इज माई इंग्लिश टीचर नहीं है, ही इज। अब माई लगा दिए हो तो बोलना ही पड़ेगा ही इज माई इंग्लिश टीचर, अदरवाइज आप कहोगे ही इज द टीचर ऑफ इंग्लिश। अच्छा, बिग स्मॉल ब्लंडर। ब्लंडर जानते हो क्या होता है? ब्लंडर मतलब बहुत बड़ी गलती। जब हमसे कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लंडर कहते हैं। लेकिन हम लोगों के अंदर से निकल आता है यार इट वॉज अ बिग ब्लंडर,
मतलब बड़ी गलती है ना, तो बड़ी गलती की वजह से हम लोग क्या बोल देते हैं फ्लो में, बिग ब्लंडर। गलत है। ब्लंडर का मतलब ही होता है बहुत बड़ी गलती, उसके आगे बिग लगाने की क्या आवश्यकता। अच्छा, जैसे कई बार हम लोग ऐसे कह देते हैं रिटर्न बैक, कहते हैं ना रिटर्न बैक। भाई रिटर्न बैक, रिटर्न का मतलब तो खुद ही वापस आना होता है, बैक लगाने की क्या जरूरत है उसके साथ में। ये सब क्या होता है, अनयूजुअल वर्ड्स हैं जिसको हमें यूज ही नहीं करना चाहिए। लेकिन अच्छा, कई बार हम लोग कहते हैं, मान लीजिए कहते हैं सुबह में मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, कहते हैं सुबह में मॉर्निंग। भाई मॉर्निंग वॉक कब करोगे तुम, सुबह ही में करोगे, इवनिंग में थोड़ी ना करने जाओगे। तो सुबह में मॉर्निंग वॉक, वही वाला यहां पे है, रिटर्न बैक कह देना बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। वैसे ही बिग या स्मॉल ब्लंडर कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। अच्छा, ब्रीज वर्ड की जब बात करते हैं, ब्रीज का मतलब होता है जो मध्यम मध्यम हल्की हल्की सुहानी सी हवा चलती है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीज कहते हैं। और अगर आप कहोगे स्ट्रांग ब्रीज तो भाई गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रीज जो हमेशा ब्रीज जब चलती है तो क्या होती है, हल्की हवा को कहते हैं। जब बिल्कुल नॉर्मल हवा चल रही होती है, बहुत अच्छी लग रही होती है, उसे ब्रीज कहते हैं। हवा तेज हो गई ना तो वो क्या हो जाती है, वाइंड हो जाती है, ब्रीज नहीं रहती है। ये चीजें आपको समझनी भी है, याद भी करनी है। जैसे कई बारी हमारे बुरे सपने हो जाते हैं। व्हाट इज योर स्वीट नेम बोल सकते हैं क्या? अरे भाई, अगर आप फॉर्मली यूज कर रहे हो तो नहीं बोल सकते हो, और अगर इनफॉर्मली यूज कर रहे हो तो बोल सकते हो स्वीट नेम। चलो, बैड ड्रीम हम कहते हैं बुरा सपना। भाई बुरा स्वप्न है तो बैड ड्रीम ना बोलो, इंग्लिश में हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, नाइट मेयर यूज करते हैं। ऐसे प्राउडी नहीं, प्राउड ये तो कोई नहीं यूज करता। अकॉर्डिंग टू मी और इन माई ओपिनियन, अब इसका क्या है, ये हम स्पोकन में यूज कर सकते हैं, गलत नहीं होता है। बट फॉर्मल राइटिंग में अकॉर्डिंग टू मी के बदले इन माई ओपिनियन लिखना। लेकिन आपको यहां पे अगर कोई याद करने वाला वर्ड है तो वो ये है, और ये ब्लंडर है, और ये ब्रीज है, और ये बैड ड्रीम है। ये तो बहुत जरूरी है याद रखना। और गुड नेम तो आपको ऐसे ही याद रहेगा कि भाई नाम तो सबका अच्छा होता है तो गुड नेम बोलने की क्या जरूरत है, नेम बहुत है। तो ये 4-5 वर्ड्स याद रखने हैं, और इसमें नोट करने से ज्यादा तो आपको मैंने समझाया कि भाई कजिन बोल रहे हो तो वो चचेरा भाई और चचेरी बहन सबके लिए हो जाता है, उसके साथ ब्रदर और सिस्टर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। और हमने ये भी बता दिया आपको कि ब्रीज का मतलब हल्की हवा, और हवा हल्की जब चल रही है तो वो स्ट्रांग नहीं हो सकती है कभी भी। स्ट्रांग हो गई तो वो क्या बन जाएगी, विंड बन जाएगी। ऐसे ही बैड ड्रीम नहीं होता, नाइट मेयर होता है। ये आपको याद रखने वाली है चीज, तो याद जरूर रखिएगा। बाकी बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ। जो इंपॉर्टेंट है उन पे ज्यादा फोकस करिएगा, जो नहीं इंपॉर्टेंट है उन पे कोई फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। चलो, इसमें कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये कुछ नाउन है, इसको ध्यान में दीजिएगा। जैसे आप इसको नोट करने से बेहतर होगा कि आप ऐसे सुनकर देखो। मतलब जैसे हमने कहा 100,000 नंबर ही है, 100,000 मिलियन बिलियन, ये नंबर याद रहेंगे ना, 100,000 मिलियन बिलियन। ये नंबर अगर कभी भी यूज हो रहे हैं, अगर ये नंबर कभी भी यूज हो रहे हैं तो इनके साथ क्या रूल है कि भाई जो 100 होते हैं या 1000 होता है या मिलियन होता है या बिलियन होता है ना, ये हमेशा सिंगुलर में ही रहेंगे। इनके साथ हमें प्लूरल यूज करने की आवश्यकता नहीं है। द नाउन सच एज, अब अच्छा अभी तो मैंने सिर्फ 4-5 बताई, इसमें और भी है। पेयर है, स्कोर है, ग्रास भी है। अभी यहां पे क्या है, पेयर, स्कोर एंड ग्रास। उसके बाद आपका 100 है, 1000 है, मिलियन है, बिलियन है, और एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है क्या, डजन। जैसे हमने कहा 2 दर्जन केले, 2 डजन बनाना। अभी हम क्या कह देते हैं पता है, जब 2 लग गया तो इसका मतलब हमको क्या समझ में आता है भाई कि ये क्या हो गया है, प्लूरल हो गया। और अगर हमें 2 लड़के बोलना होता तो हम क्या बोलते, 2 बॉय बोलते या 2 बॉयज बोलते, बोलो 2 बॉयज बोलते। ऐसे ही फिर हम लोग क्या गलती कर देते हैं कि जब हमें 2 दर्जन बोलना होता है तो हम बोल देते हैं 2 डजन्स। क्योंकि जैसे हमने 2 बॉयज बोला, 2 बुक्स बोला, 2 पेन्स बोला, वैसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, 2 डजन्स बोल सकते हैं। सर जी बिल्कुल बोल सकते हैं। चलो, लेकिन याद रखना है अगर हमारे पास ये वर्ड है 100, 1000, मिलियन, बिलियन, स्कोर, ग्रास, पेयर और डजन,
और इनके पहले कोई नंबर आ रहा है, जैसे यहां पे देखो नंबर आया हुआ है, इनके पहले कोई भी नंबर आ रहा है 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर, एनी नंबर, इनमें यस लगाने की गलती मत करना, ये क्या है अभी गलत है, इनकरेक्ट है। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 2 डजन। क्लियर रहेगा? गलती करते हैं हम लोग, इसलिए ये समझना जरूरी है, ये सब एक्सेप्शन है, सारे के सारे एक्सेप्शन ही है, क्योंकि हम तो जानते हैं भाई अगर 2 लग गया, 3 लग गया, 4 लग गया तो प्लूरल बन जानी चाहिए नाउन, लेकिन फिर भी यहां पे सिंगुलर ही रहेगी, तो ये एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन का कोई रूल ही नहीं होता कि पूछ लोग ये क्यों एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि वो रूल से निकल गया, और जो रूल से निकल गया वही याद करना पड़ता है हमको। तो क्या है कि ये वो नाउन है जो हमेशा अपने साथ, ये हमेशा सिंगुलर में रहती हैं अगर इनके पहले कोई भी नंबर आ रहा है तो। लेकिन यहां पे एक और रूल आपको याद रखना पड़ेगा, यहां पे देखो अगर कहीं पे तो होना चाहिए सी परचेस्ड 3 डजन, देखो 3 डजन, 3 आया फिर भी डजन लिखा, 2 आया फिर भी मैंने क्या लिखा 100 ही लिखा, हंड्रेड्स नहीं लिखा, ठीक है। लेकिन बात यह है, यहां देखो, यहां पे तो कहोगे कि सर हंड्रेड्स भी लिखा है, मिलियंस भी लिखा है, डजन्स भी लिखा है, इसके पीछे की क्या कहानी है? देखो, जब कभी भी ये नाउन ऑफ के साथ आएंगी, अभी मैंने किसके साथ बताया, जब नंबर के साथ आएंगी तो सिंगुलर, और जब कभी ऑफ के साथ आएंगी तो ये नाउन क्या हो जाएंगी, प्लूरल हो जाएंगी। जैसे अगर मुझे बोलना है, मान के चलो डजन ऑफ बनाना, अब यहां पे अगर मैंने बोला डजन ऑफ बनाना तो गलत है, क्योंकि ये नाउन किसके साथ में आई है, और ऑफ के साथ में आएगी तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, प्लूरल, बोलेंगे डजन्स ऑफ बनानास। अगर इसके पहले कोई नंबर आ जाता यहीं पे, हमने बोलना होता 2 दर्जन केले, तो हम अभी क्या बोलते 2 डजन बनाना। समझ रहे हैं ना कि अगर डजन या 100 या मिलियन या बिलियन या स्कोर या पेयर के पहले नंबर आएगा तो ये सिंगुलर रहेगी, लेकिन अगर इनके साथ ऑफ आएगा तो ये क्या हो जाएंगी, प्लूरल हो जाएंगी। ग्रामर रूल्स की तो नंबर्स मेंशन नहीं होने से डजन, ये डजन, हां अगर नंबर नहीं है तो ऑफ आएगा, और ऑफ आएगा तो प्लूरल, और अगर नंबर है तब ये क्या रहेंगी, सिंगुलर रहेंगी। तो बस इतना याद रखो कि नंबर है तो सिंगुलर और ऑफ है तो प्लूरल, बस। चाहो तो ये नाउन लिख लो, ये नाउन में क्या है भाई, डजन, 100, मिलियन, बिलियन, 1000 भी होगा, ठीक है, लिख लेना कहीं पे, स्कोर, ग्रास, पेयर, 1000, ऐसे सिर्फ इतना लिखो। नोट बनाने का मतलब इतना लंबा लंबा नहीं नोट करना है, ऐसे लिख लिया आपने जो नाउन इंपॉर्टेंट है, उन नाउन के बाद आप सिर्फ लिख लो, सिर्फ लिख लो नंबर तो सिंगुलर, समझे तो हो, बस याद रखने की आवश्यकता है, नंबर तो सिंगुलर, और अगर ऑफ तो क्या हो जाएंगे, प्लूरल। बाकी आप समझे हो, 1-2 एग्जांपल लिख लो, बस खत्म बात है। जैसे हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ रुपीज, डजन्स ऑफ बुक्स। अब इसमें से आपने एक एग्जांपल चाहे तो उठा लिया, डजन्स ऑफ बुक्स ले लिया और 2 डजन बुक ले लिया, 2 डजन्स बुक ले लिया। तो भाई अब आप दिखाओगे कि 2 डजन बुक्स में देखो डजन में यस नहीं लगा, और डजन्स ऑफ बुक में डजन में क्या लग गया, यस लग गया। स्मार्ट बनो, पूरा पूरा थोड़ी ना पढ़ना होता है, पूरा पढ़ोगे फिर पता चलेगा यही पढ़ते रह जाओगे। मैथ का फार्मूला रट जाती, इंग्लिश का फार्मूला थोड़ी ही देर में गुल। अरे नहीं समझोगे तो थोड़ी देर में गुल नहीं होगा, अगर ऐसा होता तो मुझे कैसे याद रहता। नोट कर लिए, समझ में तो आ रहा है ना। अगर किसी को कहीं कोई दिक्कत होगी, डाउट होगा, पूछ लेना, मैं फिर से समझाऊंगा। ये मत पूछना बस कि क्यों, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का नहीं होता क्यों। एक्सेप्शन का मतलब है, और एक्सेप्शन हर जगह होते हैं,
चाहे वो मैथ्स होगी, चाहे वो हिंदी होगी, चाहे वो इंग्लिश होगी, हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं। हम इंसानों में एक्सेप्शंस होते हैं। कहीं पे होता है कि यार बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसमें ना एक कमी है। अब वही कमी तो क्या हो गई, एक्सेप्शन हो गई। तो एक्सेप्शन हर जगह होते हैं और रूल्स समझाए जा सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस समझाए नहीं जाते, क्योंकि वही लिए तो वो एक्सेप्शन बन गया ना। समझा ही सकते, अगर रूल ही होता तो समझा लिया जाता, बट एक्सेप्शन है तो उसको समझाना, वो बस कहता हम नहीं करेंगे, बस हो गया खत्म। तो उसका ये लॉजिक है। चलो, ये रूल है, बहुत आसान है, बहुत, इसको तो याद ना भी लिखोगे, बस सुन लोगे तब भी याद हो जाएगा। क्या है, अगर दो नाउन, सेम नाउन है, दो सेम नाउन के बीच में प्रपोजिशन आ गया, दो सेम नाउन के बीच में प्रपोजिशन आ गया, कोई भी प्रपोजिशन आ जाए, चाहे आफ्टर आ जाए, बाय आ जाए, ऑफ आ जाए, टू आ जाए, कोई भी प्रपोजिशन आ जाए, वो नाउन हमेशा सिंगुलर रहेगी। वो नाउन हमेशा क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। जैसे देखो, टाउन आफ्टर टाउन, तो हमने कहा दो सेम नाउन, यहां पर भी टाउन है और यहां पर भी क्या है, टाउन है, और दो सेम नाउन के बीच में प्रपोजिशन आ गया। हमने कहा यहां पे डोर टू डोर, यहां पर भी डोर है और यहां पर भी डोर है, और दो सेम नाउन के बीच में क्या आया हुआ है, प्रीपोजिशन आया हुआ है। शिप आफ्टर शिप, शिप यहां पर भी है, शिप यहां पर भी है, और दो सेम नाउन के बीच में क्या आ गया है, प्रीपोजिशन आ गया है। और अगर दो सेम नाउन के बीच में प्रपोजिशन आता है तो वो नाउन हमेशा सिंगुलर रहती है। बस यही रूल है। अब अगर आप हिंदी में लिखना चाहो तो आराम से लिख सकते हो कि दो सेम नाउन के बीच में प्रपोजिशन आया, सिंगुलर। या बहुत शार्ट में लिखना चाहो तो ऐसे ही लिख डालो। टू सेम नाउन्स विथ प्रपोजिशन यूज सिंगुलर वर्ब, हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करती हैं बस। क्योंकि नोट्स बनाना क्या होता है ना, वो अपने हाथ में है, हम अपने लिए बना रहे हैं, इसको हमें किसी और को ना दिखाना है, ना हमें इसे पब्लिश करना है, और हमने जैसे समझा है हम उसी तरीके से नोट, जरूरी भी नहीं है कि हम अपनी नोट दे दें आपको और आप उसको समझ लो, क्योंकि वो हमने जैसे समझा वैसे हमने बनाया और वो हमारे समझ के लिए है। आप नोट ऐसे बनाओ कि भाई जो एग्जाम के कम टाइम में, मतलब एग्जाम डे के एक दिन पहले भी हम पढ़ने बैठे ना, तो बस हमारा सारा रिवीजन हो जाए। तो नोट्स ऐसी होनी चाहिए। लंबा चौड़ा लिख दोगे ना तो वो तो किताब में लिखा पड़ा है, नोट्स पीडीएफ में लिखा पड़ा है, तो उसका पढ़ने का टाइम नहीं होता है। तो समझ करके आप नोट्स बनाने का प्रयास करो। तो जब समझ के नोट्स बनाओगे ना तो वो याद भी रहेगा, और एक बारी जब समझ करके अपने से लिखोगे ना, इसको बिना देखे लिखो, अपने से जब लिखोगे ना तो वो तुरंत याद हो जाएगा। क्योंकि जब कोई चीज हम लिख लेते हैं तो बहुत जल्दी याद हो जाता है। अच्छा, कुछ बच्चों की ये भी प्रॉब्लम होती है कि भैया याद हो तो जाता है क्लास में, फिर भूल जाते हैं अगले दिन। वजह यह है, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, कोई भी चीज आप पढ़ लो वो भूल ही जाओगे। रिवीजन बहुत जरूरी है। 24 आवर के अंदर एक बारी रिवीजन जरूर कर लो। इतना भी ज्यादा नहीं पढ़ते हो कि 10-15 मिनट 20 मिनट में रिवीजन ना हो जाए। अगर 1 घंटे की क्लास है, मुझे समझाने में 1 घंटे लगे हैं, तो आपके रिवीजन में कम से कम 20 से 25 मिनट लगने वाले हैं बस। आप जब भी घर पे जा रहे हो, आप 20-25 मिनट देकर के रिवीजन कर लो। अगर 24 आवर के अंदर आपने रिवीजन कर लिया तो आपने 70 to 80% चीजें कवर कर लिया, अब वो नहीं भूलने वाले हो। और विद इन 1 वीक फिर से अगर रिवीजन कर लिए तो आप हमेशा के लिए उसको याद ही कर जाओगे। बट अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आप कितना भी पढ़ लो, मैं कितना भी समझा दूं और पढ़ा दूं, आप भूल ही जाओगे। तो इसलिए आगे बढ़ने से कहीं ज्यादा जरूरी होता है पीछे का रिवीजन करना। चलो, कॉमन जेंडर नाउन्स आर यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। एवरी लीडर शुड, ये कोई आवश्यकता नहीं है इसकी, छोड़ दो। अच्छा, ये मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाना, ये हमारे एग्जाम में आता वाता नहीं है, ठीक है। तो फर्जी चीजें पढ़ने की आवश्यकता हमें बिल्कुल भी नहीं है। ये सब बहुत, मतलब कोई आवश्यकता नहीं है। बस लिखा हुआ है कि जब आपको पीडीएफ मिले तो आप जब मन करे तो पढ़ सकते हो, बस, और कुछ नहीं। हाँ, ये यहां पे एक इंपॉर्टेंट रूल, यहां से क्वेश्चन बन जाता है, बना हुआ है कई बारी, तो उसको बताएंगे। कुछ लैटिन वर्ड्स हैं या फिर कुछ ग्रीक वर्ड्स हैं। लैटिन ग्रीक जानते हो?
लैटिन आपकी एक लैंग्वेज हुआ करती थी, बहुत पुरानी ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। ग्रीक आपकी ओल्डेस्ट लैंग्वेज में आती है। और जो अपनी इंग्लिश है ना, ये एक लैंग्वेज तो है, लेकिन इसके पीछे की कहानी ये है ना कि भाई ये कई सारी भाषाओं से 350 प्लस भाषाओं के मिलाने से कहीं जाके इंग्लिश बनी है। इसका अपना तो बहुत कम ही कुछ है, इसने अलग अलग लैंग्वेजेस से वर्ड्स को बारो किया है और कहीं जाकर के अपने में यूज कर लिया है, और वहीं से इंग्लिश चलती आ रही है। तो इंग्लिश इसीलिए एडॉप्टेबल है कि हर कोई एडॉप्ट कर लेता है, क्योंकि हर किसी लैंग्वेज में इसके कहीं ना कहीं कुछ अंश मिल जाते हैं जहां पे इसने वर्ड्स उठाए होते हैं। तो इसके ग्रीक के भी वर्ड्स आपको इंग्लिश में देखने को मिलते हैं, लैटिन को भी देखने को मिलते हैं, हिंदी के भी देखने को मिलते हैं, संस्कृत को भी देखने को मिलते हैं। ऐसे 350 प्लस लैंग्वेजेस हैं जिसके वर्ड्स आपको इंग्लिश में देखने को मिलते हैं। तो इसलिए यहां पे कुछ लैटिन और ग्रीक वर्ड्स हैं। जैसे हम लोग ये डाटा वर्ड जानते हैं ना फोन में, जो या फिर हम कहते हैं हमारा डाटा चोरी हो गया है। जैसे हमारे फोन में बहुत सारी फोटोज या वीडियोज या कॉन्टैक्ट नंबर या फिर मैसेजेस पड़े रहते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं? डेटा हैं। वो हमारे डेटा हैं। और वही डेटा, ये जो डेटा वर्ड होता है ना, याद रखिएगा कि ये डेटा वर्ड हमेशा प्लूरल में रहता है। और डेटा का सिंगुलर क्या होता है? तो कई बारी एग्जाम में डेटाज लिख देता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि वैसे तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए यस या ईएस का यूज करते हैं, लेकिन ये जो लैटिन वर्ड डेटा है ना, इसका सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? यूएम का यूज करते हैं। क्या बोलते हैं? डेटम बोलते हैं। ये एग्जाम में आ सकता है, इसलिए याद रखना है। ऐसे ही एक और आपको याद क्या रखना है? चलो इसमें और कोई नहीं, डेटा को पहले याद रख लो या नोट कर लो कि डेटा का सिंगुलर डेटम होता है, डेटा प्लूरल है। पीडीएफ के लिए आप भाई कॉल कर लेना, ठीक है? आप कॉल कर लीजिएगा काउंसलर को, कोऑर्डिनेटर को, वो आपको बता देंगे। ओके? एक्सेप्शन, एक्सेप्शन लिख लिया ना? सारे मत लिखो, ये बहुत जरूरी नहीं है। बस यहाँ पे डेटा से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। बस अगर हाई लेवल पे जाता है तो ऐसे क्वेश्चन बनाएगा, नहीं तो बनाता भी नहीं है। और आपके यहाँ का तो एग्जाम का पेपर बहुत आसान रहता है। चलो, और हाँ, जैसे यहाँ पे रेडियस है, रेडियस का प्लूरल क्या होता है? रेडी होता है। और रेडी का सिंगुलर क्या होता है? रेडियस होता है। ऐसे ही सिलेबस हम लोगों का होता है ना, सिलेबस जो हम लोग पढ़ते हैं कि भाई इंग्लिश का सिलेबस क्या है या मैथ्स का सिलेबस क्या है, तो सिलेबस का प्लूरल क्या होता है? सिलेबी होता है। यह भी ध्यान में रखिएगा। सिलेबस, सिलेबी, रेडियस, रेडी, ये सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म है अपने। जल्दी से नोट कर लो, इन दोनों को तो नोट कर लो, सिलेबस और रेडियस को। ठीक है? हो गया? चलो, अभी ये कुछ ग्रीक के वर्ड्स हैं। अब इस ग्रीक में आपको क्या याद रखने हैं? हाँ, इस ग्रीक में आपको ये दो वर्ड तो बहुत जरूरी हैं। एक है आपका फेनोमेनन और एक है आपका क्रिटेरिया। इसको याद रख, इसका सिंगुलर यही होता है, इसका प्लूरल यही होता है। ठीक है, ये पढ़ने पड़ेंगे आपको। कौन है? फेनोमेनन। फेनोमेनन का सिंगुलर प्लूरल क्या होता है? फेनोमेना। फेनोमेनन से नहीं होता, फेनोमेना होता है। और क्रिटेरियन का प्लूरल क्या होता है? क्रिटेरिया। क्रिटेरियंस नहीं होता। ये भी दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। भाई ऑनलाइन वाले भी नोट बना सकते हो, ठीक है ना? नोट बनाते चलना, पीडीएफ के चक्कर में मत रहना। पीडीएफ से ज्यादा जरूरी है आपकी अपनी नोट। ये ग्रीक वर्ड्स हैं, और इन ग्रीक वर्ड्स का प्लूरल ऐसे बनता है कि आप लास्ट में ए लगा देते हो और जाके प्लूरल बन जाता है। जैसे फेनोमेनन है तो फेनोमेना कह दिया गया, क्रिटेरियन है तो क्रिटेरिया कर दिया गया। यस या ईएस से प्लूरल नहीं बनता। जैसे हम लोगों ने इंग्लिश में याद रखा है कि यस या ईएस लगाने से प्लूरल बनता है, तो ग्रीक में कैसे बन रहा था? ए लगाने से प्लूरल बन रहा था। और इनमें से कुछ वर्ड्स जो हमारे इंग्लिश में पूछे जाते हैं, बस हमें वही ध्यान देने हैं बस। ठीक, एक वर्ड यहां पे नहीं है, आप ऐसे ही ध्यान में रखिएगा। बैक्टीरिया जानते हो? बैक्टीरिया प्लूरल वर्ड होता है, और बैक्टीरियम क्या होता है? उसका सिंगुलर वर्ड होता है।
बैक्टीरियम सिंगुलर है, बैक्टीरिया प्लूरल है। बैक्टीरियम बैक्टीरिया, जैसे डाटम डेटा था, वैसे ही बैक्टीरियम बैक्टीरिया है। ठीक, बाकी इन सब की आपको आवश्यकता ही नहीं है। अब आते हैं हम लोग इस केस पर। केस क्या होता है? नेट खराब हो रहा सर, इस क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा ना? अब यार ये सब चीजें आप ना, जो भी क्वेश्चंस रहा करें, वो सब क्वेश्चंस आपको जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया होता है, आप उस पर कॉल करके पूछ लिया करो। ये मुझे आइडिया नहीं है कि रिकॉर्डिंग मिलेगा नहीं मिलेगा या फिर क्या है, कैसा सीन है। मुझे सिर्फ पढ़ाने से मतलब है और आपके साथ मेहनत करने से बस। चलो अब आते हैं हम लोग। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हम लोगों ने नाउन को स्टार्ट किया और हम लोगों ने नाउन के क्या देख लिए थे? टाइप्स देख लिए। और फिर हम लोगों ने नाउन के और क्या देखे थे? जेंडर देखे थे। और उसके बाद हम लोगों ने नाउन के और क्या कवर कर लिए? नंबर। एंड नाउ वी हैव टू कवर केस, नाउन के केस। ये समझ लो जैसे इंसान क्राइम कर देता है तो उसके ऊपर केस चलने लगते हैं ना, कोर्ट में केस चलने लगता है, तो अपने नाउन ने भी कुछ क्राइम व्राइम किया होगा और इसलिए नाउन पर भी क्या चल रहा है? केस चल रहा है। नाउन पे जब केस चल रहा है, वैसे तो नाउन पे चल रहे हैं 5 केस, लेकिन हमारे लिए कौन जरूरी है उसको भी पढ़ेंगे। बट एक बारी जानते रहो आप कि अपनी नाउन पर टोटल कितने केस चल रहे हैं भाई? तो 5 केसेस चल रहे हैं अपनी नाउन पर। एक आपका होता है नॉमिनेटिव केस, वैसे बस जानते रहिए, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। एक केस कौन सा चल रहा है? नॉमिनेटिव केस। अच्छा, केस का मतलब पता है? ये नाउन सेंटेंस में काम किसका कर रही है? सब्जेक्ट का काम कर रही है, तो समझ लो नाउन के ऊपर कौन सा केस चल रहा है? नॉमिनेटिव केस चल रहा है। अगर वही नाउन ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो समझ लो आपकी नाउन के ऊपर कौन सा केस चल रहा है? ऑब्जेक्टिव केस चल रहा है। ऑब्जेक्टिव केस चल रहा है। इसको सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हो आप, ठीक है? ऑब्जेक्टिव केस चल रहा है। अगर वही नाउन अधिकार बताने का काम कर रही है सेंटेंस में, तो उसके ऊपर किसका केस चल रहा है? आप कहोगे सर पजेसिव केस चल रहा है। ठीक। और अगर वही नाउन, ऑब्जेक्ट 2 होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैंने कहा कि मैंने आपको इंग्लिश पढ़ाया, मैंने आप लोगों का ऐप में मैंने आपको इंग्लिश पढ़ाया, यहां पे देखो 2 ऑब्जेक्ट है। पढ़ाया किसको? आपको। क्या पढ़ाया? इंग्लिश पढ़ाया। और अगर 2 ऑब्जेक्ट होता है तो जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप क्या बनोगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इंग्लिश क्या बनेगी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगी। आपके सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हो जाते हैं कई बारी। तो जब एक ऑब्जेक्ट है तब तो वो ऑब्जेक्टिव केस में नाउन है, लेकिन जब 2 ऑब्जेक्ट हो जाता है ना, तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो आपका डेटिव केस में हो जाएगा। कौन से केस में रहता है? डेटिव केस में। ठीक। और एक आपका होता है भाई वोकेटिव केस। वैसे जानते रहो, कहीं एग्जाम में नहीं आएगा कि इसके बारे में परेशान रहो, नहीं, याद करना ही जरूरी है, बस जानने के लिए। मैं वोकेटिव केस, जैसे आपने देखा होगा जब लीडर लोग आते हैं तो मान के चलिए अपने प्राइम मिनिस्टर की बात कर लो, भाइयों बहनों, ऐसा ही पहले कहते हैं ना, देशवासियों। तो उन्होंने क्या किया? जैसे इतने लोग बैठे हो, सबसे पहले आएंगे, हाँ तो भाइयों बहनों। तो भाइयों बहनों से हम लोगों को उन्होंने क्या किया है? एड्रेस किया है, हमें उन्होंने संबोधित किया है। जैसे मैंने क्लास में आया तो मैंने कहा दोस्तों कल हम लोगों ने ये पढ़ा था, हमने कहा दोस्तों कल हम लोगों ने ये पढ़ा था, तो मैंने हम सबको किससे एड्रेस किया? दोस्तों वर्ड से एड्रेस कर दिया। या फिर हमने कह दिया कि भाइयों कल हम लोगों ने ये पढ़ा था, तो हमने किससे एड्रेस कर दिया? भाइयों से। या हमने कह दिया बच्चों कल हम लोगों ने ये पढ़ा था, तो बच्चों से हमने क्या कर दिया? अपनी क्लास को इंट्रोड्यूस मतलब एड्रेस कर दिया। या कोई आता है तो कह देता है क्लास कल हम लोगों ने ये पढ़ा था, तो हम लोगों को किससे एड्रेस कर दिया गया? क्लास वर्ड से। तो जब हम किसी भी व्यक्ति को
या बहुत सारे लोगों को किसी वर्ड से एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, अक्सर नेता लोग ये वर्ड यूज करते हैं अपना लेक्चर शुरू करने से पहले, तो वो जो संबोधित करने के लिए नाउन यूज करते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वोकेटिव केस की नाउन कहते हैं। तो जैसे हमने कहा, जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं तो कह देते हैं भैया बच्चों ऐसा ना करना, तो बच्चों कैसा केस बनेगा, वोकेटिव केस में बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बच्चों से कुछ लोगों को क्या किया है, एड्रेस किया हुआ है। तो जब हम किसी को एड्रेस करते हैं तो एड्रेस करने वाली नाउन, संबोधित करने वाली नाउन को हम क्या कहते हैं, वोकेटिव केस कहा करते हैं। सिर्फ समझने के लिए था, एग्जाम में नहीं आएगा, इसका तो लोड बिल्कुल मत लेना, ठीक है। अब हमारे एग्जाम में कहां से क्वेश्चन बनता है, तो वो स्पेशली बनता है आपके पजेसिव केस से। किससे क्वेश्चन बनेगा आपका, पजेसिव केस से क्वेश्चन बनेगा। पजेसिव केस को मैंने बहुत शार्ट में, मतलब बहुत आराम से, बहुत इजीली समझाने का प्रयास करूंगा। जो लिखा है उससे तो मतलब ही मत रखना। इधर देखो, पजेसिव केस जब नाउन की बनाना होता है ना, कब बनाते हैं, जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन पर अधिकार बताएगी। ध्यान से सुनते जाना, समझ में आ जाएगा पजेसिव केस। जैसे अगर मैंने कहा लड़के की किताब, एक लड़का नाउन है और एक किताब नाउन है, लेकिन मैंने क्या कहा, लड़के की किताब। किताब किसकी है, लड़का किताब पे क्या कर रहा है, अधिकार बता रहा है। जब एक नाउन किसी दूसरी नाउन पर अधिकार बताने का काम करती है, तब हमें किसका यूज करना पड़ता है, आप कहोगे पजेसिव केस का यूज करना पड़ता है। इतना क्लियर हुआ कब यूज करना पड़ता है, जब एक नाउन दूसरे, जैसे हमने कहा बॉटल का कैप, बॉटल का कैप, तो इस कैप पर किसका अधिकार है, बॉटल का अधिकार है। हमने पेन का कैप, किताब का पेज, घर का दरवाजा, दरवाजे का रंग, दीवाल का रंग, तो रंग पर किसका अधिकार है, दीवाल का अधिकार है। घर का दरवाजा, दरवाजे पर किसका अधिकार है, घर का अधिकार है। पेड़ की पत्तियां, पत्तियों पर किसका अधिकार है, पेड़ का अधिकार है। तो जब एक नाउन किसी दूसरी नाउन पर अधिकार बताने का काम करती है, तब हमें नाउन को किस रूप में यूज करना होता है, पजेसिव केस में यूज करना होता है। इतना समझ में आ गया, बोलो, क्लियर है ना, बोल दिया करो यार, हम अकेले ही चिल्लाते रहते हैं। आगे बात, पजेसिव केस नाउन का बनाते कैसे हैं, ठीक है। फ्लावर ऑफ प्लांट्स, अरे नहीं जी ऐसा ना बोलो, आओ बताते हैं कैसे, ऑनरशिप दिखाने के लिए। चलो, पजेसिव केस नाउन का बनाते हैं दो तरीके से। अब ये दो तरीके से बनाने के लिए ना हमें थोड़ा सा नाउन को देखना पड़ेगा कि जो नाउन ऑनरशिप दिखा रही है, पजेशन दिखा रही है, अधिकार दिखा रही है, वो नाउन लिविंग है या फिर क्या है, नॉन लिविंग है। लिविंग नॉन लिविंग मतलब सजीव है या फिर निर्जीव है। अगर अपनी नाउन लिविंग है मानी सजीव है, जैसे हमने कहा घर का दरवाजा, अधिकार कौन बता रहा है, घर या दरवाजा, घर बता रहा अधिकार। घर सजीव है कि निर्जीव है, नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कुत्ते की पूंछ, कुत्ते की पूंछ, अभी अधिकार कौन बता रहा है, पूंछ अधिकार बता रहा है कुत्ता, तो कुत्ता जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, लिविंग है। जो अधिकार बता रहा है उस नाउन का देखना है कि नाउन लिविंग है या नॉन लिविंग है। अगर नाउन लिविंग है तो उसी नाउन में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लगा देना है, अपॉस्ट्रोफी एस लगा देना है। जैसे अगर अभी मैंने कहा ना कुत्ते की पूंछ, तो हम क्या बोल देंगे, यह अधिकार बता रहा था, इसी में हमें क्या लगा देना है, अपॉस्ट्रोफी एस लगा देना है, और फिर उसकी पूंछ की बात हो रही है तो लिख दिया डॉग्स टेल, नॉर्मल सा है। हमने कह दिया बच्चे की किताब या बच्चे की मम्मी, बच्चे की मम्मी, अधिकार बताने वाला जो नाउन है वो सजीव मतलब लिविंग है ना, और अगर लिविंग है तो हम क्या बोलेंगे भाई, बच्चों की मम्मी को हम बोल देंगे चिल्ड्रेन, और उसमें लगाएंगे क्या, अपॉस्ट्रोफी एस, और मम्मी के लिए हमने बोल दिया भाई मॉम या मदर,
चिल्ड्रंस मदर। तो जो लिविंग नाउन होगी, अगर वो किसी पे अधिकार बता रही है तो उसका पजेसिव केस ऐसे बना देंगे। लेकिन जो नॉन लिविंग नाउन होगी, वो अगर किसी पे अधिकार बता रही है, जैसे घर का दरवाजा, या हमने किताब का पेज, या पेड़ की पत्तियां। अच्छा, साइंस में पेड़ को क्या माना गया है? लिविंग माना गया है। बट इंग्लिश ने ना ऐसा अन्याय किया है, पेड़ को नॉन लिविंग ही माना है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि ये इंग्लिश है। इंग्लिश में सिर्फ वही लिविंग होगा जो बोलता होगा, जो एक जगह से दूसरे जगह जाता होगा। ऐसा नहीं है कि जिसमें वृद्धि, साइंस क्या मानता है कि जिसमें वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है, वो क्या है? लिविंग है। तो यहां पे क्या है? यहां पे जो बोल सके, जो टहल सके, जो चल सके, एक जगह से दूसरी जगह पे स्थान, मतलब स्थान परिवर्तन स्वयं से कर सके, वो लिविंग है। बाकी जितनी भी है वो सब क्या है? नॉन लिविंग है। तो पेड़ भी अपना क्या है? इंग्लिश में नॉन लिविंग है। तो अगर हमने नॉन लिविंग का वो बनाना है पजेसिव केस, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? ऑफ का यूज करना पड़ेगा। लेकिन और एक चीज यहां पे समझ लो पहले। अभी तक हम क्या कर रहे थे? जैसे मैं किसी पे अधिकार बता रहा था तो पहले मैं अपने आप को लिख दे रहा था, और उसके जस्ट बाद जिस पर अधिकार बता रहा था उसको लिख दे रहा था। जैसे बच्चों ने मम्मी पर अधिकार बताया तो बच्चों को पहले लिखा, फिर मम्मी को लिख दिया। कुत्ते ने पूंछ पर अधिकार बताया तो पहले कुत्ते को लिखा, फिर हमने क्या लिख दिया? पूंछ को लिख दिया। जी हां, राम से फुटबॉल। हाँ, जैसे राम का फुटबॉल, तो राम का फुटबॉल में क्या हुआ कि राम को मैंने पहले लिखा और उसके बाद फुटबॉल लिखूंगा, लेकिन राम में क्या लगा दूंगा? मैं अपोस्ट्रोफी एस लगा दूंगा। लेकिन जब ऑफ से बनाओगे ना आप, तो उल्टा कर देना। उल्टा करने का मतलब, जिस पर अधिकार बता रहे हो उसको पहले लिखना, और जो अधिकार बता रहा है उसको बाद में लिखना होगा। यानी रूल यहां पे आप में तो जगह होगी पेज में, तो लिख लीजिएगा। मैं यहां पे लिख रहा हूं रूल। पहले आप, सबसे पहले, इससे भी पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? द। बहुत जरूरी है, नहीं है तो इनकरेक्ट हो जाएगा, तो बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको सेकंड नाउन लिखनी पड़ेगी। सेकंड नाउन का मतलब समझ रहे हो ना? जिस पर अधिकार बताया जा रहा है उसको लिखनी पड़ेगी। और उसके बाद आप लिखोगे, और फिर आप फर्स्ट नाउन को लिखोगे, यानी जो अधिकार बता रहा है, जो पोजीशन दिखा रहा है, जो ऑनरशिप दिखा रहा है, फिर उसको लिखोगे। यह आपका स्ट्रक्चर होता है नॉन लिविंग नाउन के लिए। ठीक है। फुटबॉल ऑफ राम बोलना गलत हो जाएगा, आपको बोलना पड़ेगा द फुटबॉल ऑफ राम। ठीक है। अब जैसे मुझे घर का दरवाजा बताना है, घर का दरवाजा, तो सेकंड नाउन कौन है? घर है कि दरवाजा है? दरवाजा। तो पहले तो मैं क्या लिखूंगा? डोर। लेकिन उससे भी पहले मैं क्या लगाऊंगा? यह बहुत जरूरी है, यह लगा रहना चाहिए, द डोर। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा? ऑफ। और उसके बाद अब किसका दरवाजा है? ये घर का, तो घर का लिख दो। अच्छा, यहां पे तो द लगा दिया, लेकिन यहां लिखा नहीं। अगर नाउन सिंगुलर है और हमें पता है घर का दरवाजा, कौन से घर के दरवाजे की बात हो रही है, क्लियर है, तो वहां पे हम द लगा देते हैं। ठीक है। तो ये हम लोग रूल पढ़ेंगे आर्टिकल में कि यहां पे द क्यों लगा और कैसे लगा। लेकिन ये वाला तो आपको याद करना पड़ेगा, ये तो यही पढ़ना है कि द तो लग जाएगा ऑफ के साथ में। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? चलो, अगर इतना समझ में आ गया तो भाई नोट कर लो, अगर जो नोट नहीं किए हो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक। नोट कर लिए? एग्जाम्पल भी जरूर लिख लीजिएगा। अब अगर आपने इतना समझ लिया ना, तो बस 2-4 रूल हमें पढ़ने हैं, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। अभी एक रूल और है इसी में, अब इसको इरेज करूंगा तभी बता पाऊंगा ना। जल्दी से नोट करो, एकदम फटाफट छापो। जब मैं पूछता हूं समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो झूठे मुंडी मत हिलाया करो, बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए। सच सच बताया करो। आया है तो ठीक है, नहीं आया होगा तो दूसरा तरीके से भी समझाया जाएगा। हाँ, वो हाँ, वो होती है कंपाउंड नाउन।
ठीक है, वो क्या होती है? कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होती है? जब हम दो तीन वर्ड को मिला करके एक मीनिंग बनाते हैं, उसी को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे आपने कहा मदर इन लॉ, इसका मतलब क्या हो गया? हिंदी में क्या होता है इसका मतलब? सासू मां ना। तो हमने सासू मां के लिए एक वर्ड बनाया मदर, फिर एक वर्ड लिखा इन, और फिर एक वर्ड क्या लिखा? ला। तीन वर्ड से मैंने क्या बनाया? एक वर्ड बनाया। तो जब दो या दो से अधिक वर्ड, when we use two or more than two words to make a meaning is called compound noun। उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन कहते हैं। इसमें क्या पूछना था आपको? बस हो गया। तो ये होता है कंपाउंड नाउन। क्लियर? लिख लिए सब लोग भैया? किसी का कहीं भी टॉपिक से हटके भी कोई डाउट रहा करे ना तो पूछ लिया करो। चलो, अब यहां पे रूल क्या है? एपोस्ट्रोफी यस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पोजेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। मैंने बता दिया कि लिविंग थिंग्स का अगर पोजेशन बता रहे हो तो एपोस्ट्रोफी यस का यूज करना पड़ेगा। जैसे मोहन्स बुक, मोहन क्या है? लिविंग है, एपोस्ट्रोफी यस लगा दिया गया। कीर्ति क्या है? लिविंग है, एपोस्ट्रोफी यस लगा दिया गया। काऊ क्या है? लिविंग है, एपोस्ट्रोफी यस लगा दिया गया। बर्ड क्या है? लिविंग है, एपोस्ट्रोफी यस लगा दिया गया। इसको मैंने पढ़ा दिया आपको। इफ अप्लेव, यही वाला अभी हमने छोड़ा था, इसको पढ़ लो। अब क्या है? हमने कहा कि अगर आपकी नाउन लिविंग होगी तो उसमें एपोस्ट्रोफी यस हमें क्या करना है? लगाना है। ठीक है, लेकिन अगर वो नाउन लिविंग है, प्लूरल हो जाए, और प्लूरल होती है तो कुछ नाउन में प्लूरल में क्या लग जाता है? अंत में यस लग जाता है। प्लूरल में यस ही तो लगता है ना, मैक्सिमम में यस या यस लगा रहता है, कुछ ही है जिसमें नहीं लगता बस। जैसे हमने कह दिया बुक्स, सॉरी बुक्स तो नॉन लिविंग हो जाएगा यार, इसका तो कोई रूल ही नहीं यहां पे। जैसे हमने मान के चलिए और कह दिया गर्ल्स। अब ये बुक्स कह दिया हमने, गर्ल्स कह दिया हमने कह दिया स्टूडेंट्स, ये भी तो लिविंग है। हमने कहना हुआ कि विद्यार्थियों की किताब, विद्यार्थियों की किताब। तो याद इतना रखना है कि अगर आपकी नाउन में पहले से ही यस लगा है, जैसे इस नाउन में तो पहले से यस लगा है ना, और अगर इसको अधिकार बताने की आवश्यकता है तो अब हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। सिर्फ क्या लगाएंगे? एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। बॉयज रूम, लड़कों का कमरा। गर्ल्स हॉस्टल, लड़कियों का छात्रावास। हमने सिर्फ क्या लगाया? यस नहीं लगाया। तो अगर नाउन प्लूरल है और उसमें यस पहले से ही लगा है तो सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है? एपोस्ट्रोफी लगाना है, बस एस नहीं लगाना है। ठीक, अभी जैसे स्टूडेंट्स, सॉरी ऐसा लिख देंगे अगर स्टूडेंट्स बुक, तो ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है। वाई? क्योंकि पहले ही यस इसमें आया हुआ है, और अगर हमारी नाउन में लिविंग में पहले से ही यस आया है तो वी हैव टू यूज ओनली एपोस्ट्रोफी, नॉट एस। हमें सिर्फ किसका यूज करना है? सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करना है, एस का यूज नहीं करना। क्लियर रहेगा? अब यही लॉजिक समझ लो कि भाई पहले से यस आ गया है तो दोबारा यस नहीं लगाएंगे, बस खत्म बात है। और यहां पे देख भी लो, बॉयज हॉस्टल, कैट्स बाउल्स, वीमेन्स। अच्छा देखो, ये भी तो नाउन प्लूरल है, लेकिन यहां पे एपोस्ट्रोफी यस लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि इसमें पहले से यस नहीं आया। और दैट इज बॉयज हॉस्टल, वीमेन्स कॉलेज, वो तो एग्जाम्पल में यूज हो गया। नेक्स्ट क्या है? When noun ends in hissing sounds, yes is not added after apostrophe। इसका क्या मतलब है? इसका भी मतलब सुनो। अभी हमने कहा कि अगर नाउन में पहले से एस आ रहा है तो हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। वजह क्या था? कि उस नाउन को जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो पहले से ही सा आएगा ना। स्टूडेंट्स ऐसे तो बोलोगे ना, स्टूडेंट्स, बॉयज, गर्ल्स, पहले से ही सा का साउंड आ रहा है। और अगर कोई ऐसी नाउन है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अगर उसमें हिसिंग साउंड आ रहा है ना, ये हिसिंग साउंड का मतलब यही सा का साउंड आ रहा है ना, तो उसमें एपोस्ट्रोफी ही लगाना है। जैसे पीस, पीस पढ़ रहे हैं तो सा आ रहा है ना, पीस, हिसिंग साउंड आ रहा है। हमने कह दिया कंसाइस, हिसिंग साउंड आ रहा है। हमने कह दिया गुडनेस, हिसिंग साउंड आ रहा है। हमने कह दिया गणेश, गणेश, सरस,
हिसिंग साउंड आ रहा है ऑलरेडी। हिसिंग साउंड का मतलब यस वाला साउंड आ रहा है ना अंत में, और अगर अंत में यस वाला साउंड आ जाएगा तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना है। सिर्फ क्या लगाना है? एपोस्ट्रोफी लगाना है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इट डजंट मैटर। वहां पर भी यस नहीं लगा, वजह यही थी कि भाई क्या आ रहा है उच्चारण में? सा का प्रोनंसिएशन आ रहा है, हिसिंग साउंड निकल के आ रहा है। और इंग्लिश में जब कभी हिसिंग साउंड निकल करके आता है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगता है, यस नहीं लगता। तो ऐसे अच्छा कई बार आपने देखा होगा फॉर गॉड सेक, फॉर गॉड सेक। अब यहां पे सेक में भी, अब यहां पे वही है फॉर गुडनेस सेक, कहते नहीं है भगवान के। मूवी में देखा होगा, पुरानी मूवियों में रहता था जब अमरीश पुरी एक्ट्रेस को उठा के, देखते हैं मूवी बॉलीवुड की? बॉलीवुड की मूवी देखते कि नहीं देखते? देखे होंगे। तो जब पहले पुरानी मूवियों में अमरीश पुरी एक्ट्रेस को उठा कर लेके जाता था, फिर वहां पे होता था भगवान के वास्ते मुझे छोड़ दो। तो भगवान के वास्ते का मतलब फॉर गॉड सेक, फॉर गॉड सेक। वैसे ये अच्छाई के वास्ते तो क्या बोलेंगे? फॉर गुडनेस सेक। लेकिन गुडनेस में सिर्फ हमने क्या लगाया? गुडनेस, एपोस्ट्रोफी लगा दिया। अच्छाई के वास्ते अधिकार बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी सिर्फ हमने एपोस्ट्रोफी लगाया, एस नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि यहां पे हिसिंग साउंड आ रहा है। क्लियर है? तो सीधा लिख लो आप, हिसिंग साउंड एपोस्ट्रोफी, खत्म बात। ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। मेरे अनुसार तो मैं तो यही कहूंगा, अगर मुझे नोट बनानी होती तो मैं सिर्फ इतना ही लिखता कि भाई अगर कहीं पे किसी भी वर्ड में हिसिंग साउंड आ रहा है तो हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, बस खत्म बात। ऐसा लिख सकते हैं ब्रैकेट में, यस नहीं लगेगा, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा, यस नहीं लगेगा। अब आपका अपना है कि आप कैसे लिखना चाहते हो, आपकी नोट है, आप लिखो अपने अनुसार। लेकिन मैं तो अपना बता रहा हूं कि मैं ऐसे लिख लेता, बाकी आपका नियम। एपोस्ट्रोफी इज नॉट यूज्ड विद पजेसिव प्रोनाउंस। हाँ, पजेसिव प्रोनाउन में कभी एपोस्ट्रोफी मत लगाना, ये याद रखो। पजेसिव प्रोनाउन जानते हो? हाँ, जैसे हम कहते हैं माय, अवर, जैसे कहते हैं ना मेरा घर, हमारा घर, मेरी किताब, तुम्हारी किताब, तुम्हारा भाई, मेरा भाई, उसकी बहन, उसका भाई। ये उसका, उसकी, मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, ये सब क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन पढ़ाते वक्त पढ़ाया जाएगा। बट अभी इतना तो समझ गए ना कि ये जो हम लोग अधिकार बताने वाले वर्ड यूज करते हैं ना, मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, उसका, उसकी, उनका, उनकी, उन लोगों का, उन लोगों की, ये अधिकार बताने वाले प्रोनाउन होते हैं। और इनके साथ कभी एपोस्ट्रोफी मत लगाना। क्यों? क्योंकि ये पहले से अधिकार बताने वाले रूप में है। और अगर कोई पहले से अधिकार बताने वाले रूप में है तो उसको अधिकार बताने के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगाने की क्या जरूरत पड़ेगी भाई? अगर मैं पहले से ही स्वेट, मुझे ठंडी लग रही है, मैं पहले से ही जैकेट पहना हूं, तो मुझे दोबारा जैकेट पहनने की थोड़ी जरूरत है। तो जब पहले से ये अधिकार बता रहे हैं तो इनमें दोबारा एपोस्ट्रोफी लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर रहेगा? और ये हम लोग पजेसिव में भी पढ़ेंगे। बाकी एक आध दो रूल बचे हैं जिनको हम लोग कल की क्लास में कवर करके स्टार्ट करेंगे अपनी दूसरी टॉपिक को। तो कल नाउन भी खत्म होगा और कल दूसरी टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में।